हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं महासागर और महाद्वीप का विस्थापन यानी कि कॉन्टिनेंटल आपका ड्रिफ्ट थ्योरी। जो मौसम बिग थे आपके जर्मन के अल्फ्रेड वेगनर 1912 में उन्होंने एक आपके थ्योरी दी थी और उनका कॉन्सेप्ट आया था कि पेंजिया और पैंथालासा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी एक गोले की नुमा जुड़ी हुई थी, अचानक वो आपका दूर होने लगी, खिंचाव आया और टूट गई। टूटे हुए भाग को जो आपकी संपूर्ण पृथ्वी थी उससे कहा उन्होंने पेंजिया, और उसके तरफ जो एक पानी भरा हुआ था जो महासागर था उन्होंने उसको कहा पैंथालासा। कह रहे जब ये अलग हुए तो अलग होने के बाद ये पृथ्वी खुली और ये 7 महाखंडों में बटी। ऊपर की तरफ जो भाग गया उत्तर की तरफ उन्होंने कहा उसको लॉरेंसिया, और जो आपका दक्षिणी की तरफ भाग गया उसको कहा उन्होंने गोंडवाना। उसी के आधार पर उन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी दी और वो कह रहे हैं कि निरंतर इनमें अब भी क्या हो रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है, एक्सपेंशन ऑफ द सी हो रहा है। क्लियर है। तो इन सब चीजों की हम बात कर रहे थे। तो कल हमने अल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल सजेस्ट किए, जैसे कि जिक्सा फिट वाला कॉन्सेप्ट आया कि आप इन दोनों को जोड़ के देखिए, सारे आपस में जुड़ जाते हैं। आप दक्षिण अमेरिका और जो है अफ्रीका को छोड़ कर देखिए, आपके जुड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया फिट हो जाएगा और भारत का नीचे वाला भाग फिट हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा कि जो अफ्रीका का जो आपका पश्चिमी तट है और पूर्वी जो दक्षिण अफ्रीका का जो आपका पूर्वी तट है, दोनों की जो आपकी चट्टान सेडिमेंट्री सेम है। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि जो हिमानी द्वारा जो आपकी बनी हुई आपकी चट्टानें थी उस जमाने की कार्बोनिफेरस युग की जब, तो वो भी दोनों जगह सेम पाई गई। फिर हमने एक आपका टिटाइल आपके जीव को देखा। उसके बाद हमने प्लेसर जो गोल्ड है जो उसके निक्षेप हैं घाना तट पर हमने देखे, वो भी सेम वहीं मिलते हैं और ब्राजील में भी मिलते हैं, क्योंकि जिक्सा फिट की वजह से उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारे एविडेंस उन्होंने दिए, बताया कि भाई इस आधार पर। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कार्बन डेटिंग कराई, रेडियो मेटालॉजिस्ट से उन्होंने डेटिंग कराई, तो सेम एज बैठती है दोनों की चट्टान। उन्होंने कहा भैया ये सब एक ही था। हिमानी जो आपका निक्षेप था आपका टिटाइल उसको कहा, गोंडवाना क्रम को बताया, और जो आपका प्लेसर गोल्ड है इनको इन्होंने जहां तक बता चुका थे। पहले आप देखिए, फिर उसके बाद हम जीवाश्म वितरण पर बढ़ेंगे। तो पहले जितना हमने पढ़ा, यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी प्रकार की आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीवाश्म का वितरण की अगर हम बात करें, जो जीवाश्म है उसका वितरण किस प्रकार है, इन थोड़ा सा हम सबको इनको देखते हैं। यदि समुद्र अवरोधक दो विपरीत किनारे हैं और जल स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतु के समान प्रजाति पाई जाती है, पौधों और जंतु की जो है समान प्रजाति पाई जाती है, उनके वितरण के व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षण में लेमूर भाग, मेडागास्कर और अफ्रीका के किनारे मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक इन 3 स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकार कर आपके मेरोसोसा के नाम से छोटे रेंगने वाले जीव, देखिए एक है लेमूरिया, कह रहे इन तीनों स्थल खंडों को जोड़ लें एक स्थल खंड बनेगा, और लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकार किया है कि वो जीव रहा लेमूरिया। और कह रहे हैं मेसोसोसस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव उथल खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थि केवल दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत केप बुडोक जो नीचे हैं और ब्राजील के एवारी सेल समूह से मिलती हैं। दोनों आज एक दूसरे से 4848 किलोमीटर दूर हैं, पर इनके बीच एक महासागर विद्यमान है। ठीक, जो जीव है वो आज भी है। अब बात कर रहे हैं फोर्स फॉर ट्रैफिक कि आपका प्रवाह संबंधी बल कि जो बल लगा है जिसकी वजह से वो आपकी प्रवाह हुई है वो कौन सी है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन 2 कारणों से था। पहला पोलर, जो आपके ध्रुवीय फ्लाइंग फोर्स, कह रहे हैं कि पोलर फ्लाइंग फोर्स लगा है, ध्रुवीय बल लगा है उसकी वजह से।
दूसरा है आपका ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। इन्होंने दो फोर्स बताए हैं कि इन दो फोर्स की वजह से क्या हुआ है। एक आपका पोलर यानी कि ध्रुवीय फ्लाइंग फोर्स की वजह से, यानी कि ध्रुव ने खींचा है अपनी तरफ, इस वजह से। एक ज्वारीय लगा है कि उनके आकर्षण की वजह से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अलग हुए हैं। दो फोर्सों की उन्होंने कहा। कह रहे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखना, एक कैसा है, गोल नहीं है। आप जानते हैं पृथ्वी किनारों पर कैसी है, चपटी है, वरना भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। और भूमध्य रेखा पर कैसी है, उभरी हुई है, उभार है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, उभार है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। किसके कारण है, उभार किस वजह से हो रहा है, जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है। क्लियर है। और आपको पता है पृथ्वी घूमती कैसे है, दीर्घवृत्ताकार, इस पथ के रूप में घूमती है। क्लियर है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया था वह था ज्वारीय, टाइडल फोर्स। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण से संबंधित था। जो आपके चंद्रमा आकर्षण से संबंधित, जिसमें महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गई है। बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों पर बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के नाम पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। देख लिया। अब इसके बाद बात करेंगे संवहनीय तरंगे की, कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी। 1930 में एक वैज्ञानिक है अथर होम, इन्होंने ही बताया कन्वेक्शन के बारे में। अथर होम ने मेंटल, मैंने आपको पहले भी बताया, मेंटल पृथ्वी के बारे में पूरा समझाया है कि पृथ्वी का नीचा और मेंटल का अपर पार्ट में जो आपका लिथोस्फीयर है, धूमल मंडल है, वहां क्या होता है, संवहनी तरंगे उत्पन्न होती है। और कारण भी बता दें कि वहां रेडियो एक्टिव तत्व होने की वजह से वहां संवहनी तरंगे हैं। और कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि जेल फॉर्म में। कह रहे मेंटल में संवहनीय वहन तरंगों का प्रभाव संभवतः व्यक्त की गई है। और धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों में एक धारा उत्पन्न ताप के विभिन्नता में मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम ने तर्क दिया है कि मेंटल भाग पूरे इस प्रकार धाराओं का तंत्र विद्यमान है कि उनमें प्रभाव बल की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को ही नकार दिया है। कैसा कर दिया है कि भाई महाद्वीपीय सिद्धांत विकास को नकार। क्या कहा उन्होंने कि मेंटल है, मेंटल में क्या निकलती है, संवहनी तरंगे। और संवहनी तरंगे किस कारण उत्पन्न होती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व की वजह से। जैसे ये मान लीजिए पार्ट है, ठीक, ऐसा समझाने प्रयास किया था, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया, ये ध्रुवल मंडल है, तो इसमें क्या चलती है, संवहनी तरंगे चलती इस दिशा में। कैसे चलती है, संवहनीय जो तरंग है वो आपकी चलती है। क्लियर है। इनको आपको देखना है। महाद्वीपीय और महासागरीय वितरण, महासागर अधल का मानचित्रण। अब जो आपका महासागर है उसका जो अधल स्थल है, जो आपके नीचे का भाग है, उसकी मैपिंग बात करेंगे। तो देखिए महासागरों की बनावट और आकार विस्तृत शोध एवं स्पष्ट करते हैं कि जैसी बनावट है, जैसे उनका आकार है, उनमें बहुत सारे शोध है, तो ये स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधल स्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। कह रहे उनमें क्या है, एक बड़ा मैदान नहीं है, वरना वे भी उच्चावच पाए जाते। वहां भी कुछ ना कुछ आपके पर्वत पठार मैदान पाए जाते। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पहले ही थ्योरी थी ऐसा, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद महासागरीय अध स्थल का निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी जानकारी प्रस्तुत की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भी आपका ओशन के अंदर गए तो वहां देखा कि वहां भी पर्वत है, वहां भी पठार है, वहां भी मैदान है, वहां भी ज्वालामुखी निकल रही है, वहां भी गर्त है, वहां भी खाई है, वहां भी उभार है, वहां भी मगन तट है, कि वहां सब पाया जाता है। ठीक, इसे अधर स्थल का जलमग्न पर्वतीय कटक व गहरी खाई है। कह रहे इसमें कैसे है, पर्वतीय कटक है और आपका गहरी खाई है जो महाद्वीप को किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय तट के ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती है। कैसी है, सबसे अधिक एक्टिव है। महासागरीय परपटी चट्टानों के काल निर्धारण
ग्राफिंग में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाती और वहां चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ चट्टान और चट्टान से बराबर दूरी स्थित है। आयु संरचना भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। कैसी है? इनमें आश्चर्यजनक जो समानता है वो आपका क्लियर है? देख लिया? इस चित्र को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम एक एक चीज पढ़ लें, ठीक है? महासागर अर्ध स्थल की बनावट, ओशन फ्लो द वाटर ग्राउंड्स कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य का अध्ययन करेंगे जो महासागर एवं महासागरों के महाद्वीपों के वितरण को समझने में मदद मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? महासागरीय तल। अब तल क्या होता है? ये वाली चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ सारे में पानी भरा हुआ है, तो हम क्या अध्ययन कर रहे हैं इसमें कि कहाँ पर आपका पर्वत है, कहाँ पर हमको शेल्फ मिला है, कहाँ पर गर्त मिल रहा है, कहाँ पर हमको मैदान मिल रहा है, और कहाँ तक सूरज की किरणें इसमें जा रही हैं, और कहाँ तक हमको मछली या जो जंतु जलीय जीव है वो कहाँ तक मिलते हैं। इन सबको हम लोग देख रहे हैं। इस विस्तार से वर्णित गहराई और उच्च प्रकार के आधार के आधार पर हम महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे महासागरीय समुद्र बेसिन, और तीसरा है महासागरीय कटक। तो पहला महासागरीय सीमा, कहां तक महासागर की सीमा है। फिर उसके बाद गहरे समुद्रीय बेसिन को हम लोग देखेंगे, जो डीप ओशन ट्रेंच है उनको वगैरह देखेंगे, और तीसरा देखेंगे महाद्वीप जो कटक हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन्स हैं उनको हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कौन से हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है, ये हमको बात करनी है। ये महाद्वीपीय किनारे गहरे और समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। कैसे हैं? महाद्वीपीय किनारे हैं और गहरे महासमुद्रीय बेसिन के बीच है। तो महाद्वीप का किनारा कहां हुआ? जहां से वो स्थान जैसे पानी शुरू होगा, क्लियर हो गया, और गहरे के बीच तक है। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मिलेगा महाद्वीपीय मगन तट मिलेगा। जब आप देखिए, जब आप यहां खड़े, मान लीजिए आप खड़े गुजरात में, चेन्नई में, आप कर्नाटक में कहीं भी खड़े, और आपका समुद्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको महाद्वीपीय तट मिलेगा, स्लोप मिलेगा, सॉरी, जो आपका स्लैब है वो आपको मिलेगी। और उसके बाद आपको मिलेगा महाद्वीपीय ढाल। आप चले कि तट है, मान लीजिए ऐसे चले, तो ये ऐसे होगा तट, और तट के बाद क्या होगा? ये करके ढाल होगा। ठीक, और ढाल के बाद जाओ क्या होगा? उभार होगा। उभार के बाद खाई होगी, खाई के बाद आपको पर्वत पठार मिलेंगे। तो जैसे ही हमारे यहाँ मैदान मिलते हैं वैसे ही वहां मिलते हैं। तो क्या मिलेंगे? पहला मिलेगा महाद्वीपीय मगन तट, दूसरा मिलेगा महाद्वीपीय ढाल, और तीसरा मिलेगा महाद्वीपीय उभार, चौथा मिलेगा महाद्वीपीय गहरी खाइएं आदि शामिल हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाई का विशेष महत्वपूर्ण और रोमांचक है। कह रहे ये सारी चीजें इसमें रोमांचक रूप से देखने के लिए मिलती है। कैसी है? रोमांचक रूप से देखने के लिए मिलती। आगे बढ़े। अब है आपका विरलित जो मैदान है, जो प्लेन है, उन प्लेन्स को देखते हैं। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच है। कैसे हैं? महाद्वीपीय जो मैदान के तट हैं महासागर के तटों के बीच पाए जाते हैं। ये मैदान है, वहां के क्षेत्र हैं जहां महाद्वीपों के बेहतर और अवसाद इन तटों के निक्षेपित हैं। ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब है, देखिए, मैदान भी मिलेगा। ठीक, अब मैं आपको ना मैप बनाकर समझाऊंगा थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा पढ़ लें आप, क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बताऊं कहां पर महाद्वीपीय तट है, मैदान है, इन सबको देखेंगे। अब इसके बाद है महाद्वीपीय कटक, मिड ओशनिक रिज
क्या है, मिड ओशनिक जो रिज है इनको हम देखेंगे। महासागरीय मध्य में जो आपके कटक हैं, इनके आसपास में जुड़े पर्वतों की एक श्रृंखला बनी है, महासागर में डूबी हुई है और यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाती है और संभवतः सबसे लंबी गहरी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखरों पर एक रिफ्ट, एक भ्रंश प्रजक पठार, इनकी लंबाई के साथ साथ पर्श मंडल इनकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में हम मध्य महाकटक महासागर ज्वाली के रूप में इन सबको जानकारी दी है और इन सबको हमने, क्लियर है, आप इनको देख सकते। भूकंप ज्वालामुखी का वितरण। अब देखिए, सबसे पहले क्या मिले, तट, फिर ढाल, फिर उभार। भाई यहां से अगर हम लोग आपका प्रवेश करेंगे, ये क्या लिख रहा है, समुद्र तल। ये लैंड वाला भाग है, समुद्र तल है, ये ऊंचा है, इसे कैसे समुद्र ऊंचा है। तो सबसे पहले जब हम भाग यहां प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलता है, महाद्वीपीय सेल्फ। तो वो सेल्फ क्या है, महाद्वीप का वो हिस्सा जो समुद्र में है। सेल्फ का मतलब क्या हुआ, महाद्वीप का वो हिस्सा या लैंड का वो भाग जो किसमें है, महासागर में है। क्लियर है, ठीक। अब यहां से चलेंगे तो ये जो ढाल बना है, ये ढाल, ये क्या है, ये महाद्वीपीय ढाल है। भाई इस तरीके आप जाते हैं, चलते हैं, आप हल्के हल्के आपका डूबने लगते हैं समुद्र में, एकदम भट जाके आप नीचे बैठ जाते हैं, गड्ढा जाता है। तो उसके बाद चलने के बाद यहां समुद्र में आप जाओगे तो यहां पर आपको बेसिन मिलेगा। फिर यहां कुछ आपको मैदान मिल सकते हैं, यहाँ कुछ कटक मिल सकते हैं, यहाँ ज्वालामुखी निकली होती है, ये इनका कुछ इस तरीके से कटक मिलेंगे, कुछ उभार मिलेंगे और कुछ इसमें गर्त यानी कि गड्ढे भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले समुद्र तल मिलेगा, समुद्र तल के बाद आप महाद्वीपीय सेल्फ, सेल्फ मिलेगी, फिर ढाल मिलेगा, फिर समुद्र बेसिन मिलेगा, फिर उसके बाद कटक मिलेंगे, फिर उसके बाद पर्वत पठार पहाड़ियां और फिर इसमें आपके गहरे गड्ढे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो समुद्र में वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो मिलती हैं। हो गया, चलिए, तो आपको महाद्वीपीय समझ आया, कहां कहां पर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल यानी कि सेल्फ, इन सब चीजों को हमने देखा। अभी और कल हम आपको मैं बना के एक एक करके पढ़ा दूंगा। फिलहाल आज से इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।